जय हिंद एवरीवन। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो कहते हैं ना कि लाइफ में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हर वो चीज़ आप संभव कर सकते हैं जिसका ड्रीम आपने देखा है। एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वन ऑफ द टफेस्ट, आपको पता है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए माना जाता है। बहुत फ्यू कैंडिडेट होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं और वो चाहते हैं पहले नहीं या दूसरे नहीं या तीसरे नहीं, आखिरी अटेम्प्ट में भी अगर वो सफल हो जाता है तो अपने आप को बहुत लकी मानता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू बच्चे ने अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। तो जानेंगे इस बच्चे से कि ऐसा क्या किया बच्चे ने कि पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में और एनसीसी से उनका रिकमेंडेशन हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ध्रुव आपका, और बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम WDA की तरफ से। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कि आपने फर्स्ट प्रयास में ही, अपने पहले प्रयास में ही आपने एनसीसी के थ्रू अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया। तो ये कैसे संभव हो पाया, ये ढेरों बच्चे ये जरूर जानना चाहेंगे कि एंट्रीज बहुत सारी हैं डिफेंस फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में एज एन ऑफिसर जाने के लिए, NDA, CDS, IMA, TES, नेवी टेक, NCC, जिसमें से NCC टफेस्ट मानी जाती है। और उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने रिकमेंडेशन लिया है, तो वो एक दो दिन की जर्नी नहीं है आपकी, वो पहले से आपने प्लान आउट किया होगा, क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा। देन आज आपको पहले प्रयास में, और आपकी ऑल इंडिया रैंक 35 है, आप मेरिट इन है, इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। तो ये जर्नी जानने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि शायद वो खुद को समझते हैं मैं उस लायक नहीं हूँ, वो उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं, वो बहुत पढ़ाई में टॉपर नहीं होते हैं, तो उनको लगता है यार मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो शायद मैं ये ना कर पाऊँ। तो आपकी इन स्टोरीज से जब आप रिकमेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलता है कि ये फैमिलियर माहौल है जो इस बच्चे ने फेस किया है, जैसी फैमिली बैकग्राउंड लगभग था, जैसा स्कूलिंग था, मेरा भी वैसा चल रहा है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगा आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड से कि आपकी स्कूलिंग कैसी थी और फैमिली में कौन कौन है, पापा हैं, मम्मी हैं, और कौन कौन है और क्या उनका ऑक्यूपेशन। सर फैमिली बैकग्राउंड मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरी छोटी बहन है। सर बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूँ स्कूलिंग की, तो सर मैंने 10th जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया था एंड आई सिक्योर 77% ICSE बोर्ड। दैन सर 12th भी मैंने ICSE बोर्ड से किया था और अगेन आई सिक्योर 73%। स्कूलिंग मेरी दोनों इंग्लिश मीडियम से रही थी। फिर देन आई शिफ्टेड टू कॉलेज परसुइंग बैचलर्स ऑफ साइंस एंड देयर आई सिक्योर 65%। एंड सर ऐसे सर मेरा ये स्कूलिंग का जितना भी था अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड ये रहा था। सर फैमिली बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूँ तो सर मेरे फादर जो है वो लॉयर हैं, मेरी जो मम्मी है शी इज़ एन हाउस वाइफ एंड माई सिस्टर इज़ करंटली स्टडिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। सो सर दिस वॉज माई बैकग्राउंड अबाउट माई प्रिपरेशन। ओके, तो ये ड्रीम आपने देखा कि हम डिफेंस फोर्सेज में जाएं और आपने आज वो सफलता भी अर्जित की, कैसे बना? क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो है नहीं। Yes. आपने कोई फौज में आपने गिनाया नहीं, पापा आपके लॉयर हैं और घर में मम्मी हाउसवाइफ है, कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं। आपका कैसे ये ड्रीम बना कि मैं डिफेंस फोर्सेज में ही जाऊंगा? सर मुझे आज भी याद है सर बचपन में जब मेरे घर में मेरे दादाजी जी जो थे वो आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। तो सर वो जब बचपन में उन लोगों के साथ बैठता था फैमिली के साथ, तो हमेशा मेरी मम्मी हमेशा पापा ये चीज़ कहते थे कि तुम आर्मी में जाओगे। सब बचपन में तो कुछ ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो उस समय तो मैं यही कह देता था कि मुझे कभी नहीं जाना,
क्योंकि इसमें इंसान मर जाता है गोली खा के। तो सर बचपन में तो यही रहा, फिर कभी मैंने इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की भी कोशिश नहीं करी। बस सर जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे याद है सर, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझसे कहा कि मैं आगे चल के NDA का एग्ज़ाम दूंगा। तो सर मुझे वर्ड मिला NDA। मैं घर जाके मैंने अपने पापा से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि NDA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर धीरे धीरे मैं समझता हूँ सर वो दिन था जब पापा ने मोटिवेशन देना शुरू किया। उन्होंने बताया, क्योंकि नो डाउट उन्होंने वो लाइफ देख रखी है, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया पूरी लाइफ, अपनी पूरी जर्नी में। हर महीने में एक बार, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ मोटिवेशन वो दे ही देते थे, जिससे कि ये मोटिवेशन, ये एम, ये लक्ष्य जो आर्मी में जाना था वो मुझे साफ दिखाई देने लग जाता था हर एक मोटिवेशन में। तो सर यही एक मेरा प्राइम मोटिवेशन था कि धीरे धीरे करते करते इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। और सर होपफुली सर सबके आशीर्वाद के साथ सर वो एम भी मेरा पूरा हो गया सर। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि पहली जो सीढ़ी होती है वो घर से स्टार्ट होती है, और घर पे ही अगर आपको माहौल मिलने लगा और फादर आपको मोटिवेट करने लगे, तो मुझे लगता है कि वहीं से जो एक इंस्पिरेशन होता है आने का, एक ज़्यादा पॉजिटिवनेस वाली बात होती है। और घर में ही आप रह रहे हैं, फादर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अगर वो आपको मोटिवेट इस फील्ड में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव आपके लिए ये चीज़ साबित हुई कि आप अपने लक्ष्य को और आसानी से पा सकते हैं। तो इस प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए कि आपने ड्रीम देखा, फिर आपने प्लानिंग करी होगी, किस प्रकार से वो प्लानिंग रही है आपकी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई, वो उसके पीछे आपका जो इफ़र्ट है वो क्या है? सर प्लानिंग तो सर इज़ मस्ट, एज यू सेड, कि प्लानिंग के बिना तो सर कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त करी जा सकती है। सर एक वो डायलॉग है लक्ष्य मूवी का कि जो सपने में प्लानिंग नहीं है वो सपना सपना ही रहता है, और जो सपने में प्लानिंग है वो सपना नहीं, वो लक्ष्य बन जाता है। तो सर वही चीज़ है कि सर प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी नहीं निकाल सकते हो। तो प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट। और सर मैं यही फिर से कहूँगा कि प्लानिंग उस स्टेज से शुरू होती है जब आप रियल मोटिवेशन आपके अंदर होता है वो चीज़ प्राप्त करने का। तो सर मेरा सर मोटिवेशन मुझे लगता है सर क्लास 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तो सर अब वहाँ फिर एक ये चीज़ आ गई कि सर आपको आगे क्या करना है। तो वहाँ मैंने ये चीज़ सोची कि मैं आगे NDA ज्वाइन करूँगा। तो मैंने साइंस लिया, मुझे एयरफोर्स जाने का उसमें पहले बहुत मन था। हालांकि पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि NDA निकल गया, बट फिर मैंने धीरे धीरे करते करते SSB के बारे में जाना। मैंने NCC ज्वाइन करी ताकि मुझे वो आर्म फोर्सेस की वो लाइफ जीने का मौका मिले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली NDA तो नहीं निकला, बट इतना कीन था आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कि मैंने NCC ज्वाइन करी। NCC के प्लेटफॉर्म को जब मैंने देखा, समझा, तो मैंने ये जाना कि इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने का। तो सर धीरे धीरे करते करते मैंने एफर्ट्स डाले, चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। NCC ने बहुत अच्छे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसको मैंने हर बार ग्रैब किया और अपने आप को और बेहतर बनाता चला गया। पब्लिक स्पीकिंग सीखी और तमाम ऐसी क्वालिटीज़ मैंने सीखी, जिससे मैं समझता हूँ सर वो जो जर्नी थी SSB क्लियर करने की वो और आसान होती चली गई। और सर साथ ही साथ सर जब मैं बात करूँ अपने आप के एफ़र्ट्स की, इसमें एक और मेजर चीज़ चाहिए, वो होती है कि SSB के प्रोसीजर को कैसे अप्रोच करें। क्योंकि सर क्वालिटीज़ तो आप डेवलप कर लेते हो, बट वहाँ प्रेजेंट कैसे करोगे वो आपको सिखाती है एक मेंटोरशिप। सर मैंने मेंटोरशिप ली कमांडर योगेश दत्ता सर की, WDA की जो मेंटोर है सर, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से मुझे साइकोलॉजी के बारे में गाइड किया कि कैसे आपको स्टोरीज़ लिखनी है, कैसे अपनी क्वालिटीज़ को पेपर पे शो करना है ताकि वहाँ तक पहुँच सके और आपको रिकमेंड किया जा सके। तो सर जितना भी मैंने अभी तक एफर्ट्स डाले थे उन सबको मैंने क्लब करके ऐसी स्टोरीज़ बनाई कि मेरी लाइफ के वो इंसिडेंट्स दिखें उस पेपर पे। तो सर मैं समझता हूँ उनके गाइडेंस की वजह से ही सर साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SSB में, सर वो निश्चित तौर पे पहली बार में सर निकल गया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, और एक सपने जैसा ही होता है बच्चे के लिए कि मैं पहली बार में जाऊँ, रिकमेंड हो जाऊँ, मेरिट में भी आ जाऊँ, और फिर ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। ये सपने से कम बिल्कुल भी नहीं है जो आजकल मुझे लग रहा है आप सपना देख रहे होंगे कि मुझे अब ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो जो 3 फेजेज़ हैं जो आपने पहले से नो डाउट आपने तैयारी शुरू कर दी होगी योगेश दत्ता सर की गाइडेंस में, जो कमांडेंट अपने WDA के हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और नो डाउट वो पूरे इंडिया में मैंने देखा है बहुत टॉपर्स जो बच्चे हैं वो उनसे पढ़े हुए हैं, और हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं जिस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, मैं इवन खुद भी कई बार उनकी क्लासेस में बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि सर किस प्रकार से बताते हैं एक एक चीज़ को। अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये ऐसी ही क्यों हो रही है,
इसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फिर आप अपनी लाइफ से जोड़िए यार, हाँ मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो हर एक चीज़ के पहलू होते हैं और जो हम लाइफ में बिताते हैं उस बिताने से हम उस पहलू को जब समझते हैं तो मुझे लगता है वो रियल चीज़ निकल के आती है, वो फिर फेक नहीं होती है। तो वो तो बहुत उस चीज़ में माहिर है। इवन कई सारे बच्चों को मैंने खुद देखा है, जब वो फीडबैक रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर देते हैं बच्चों को, तो उनके लाइफ के बारे में बता देते हैं कि भाई तू ऐसा है, तेरे पापा के साथ तेरे ऐसे रिलेशन है, तो थोड़ा जजमेंटल टाइप का है, ऐसा मत किया कर, वैसा मत किया कर। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद क्वालिफाइड हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत तो होती है, लेकिन जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमें एग्जैक्ट वो बात बताते हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो रहा होता है। तो वो चीज़ तो ठीक है, और वो मुझे लगता है हर मेंटोरशिप में वो बच्चे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अचीव नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं पास हो पाते हैं। मुझे लगता है वो शायद अपने आप को वो चीज़ समझ ना पाते हों, या उसको एक कहते हैं ना समग्र करके अपने आप में इनहेरिट ना कर पाते हों, जिससे उनकी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती है। मैं जानना इस बात को चाहूँगा आपके कि ये जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं एसएसबी में, एक तो इंटरव्यू का है, एक साइकोलॉजी वाला पार्ट है जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक जीटीओ का पार्ट है। इस पर आपने कैसे वर्कआउट किया, आप करते क्या थे इनके लिए, कि ताकि ये चीज़, अगर मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मुझे इंटरव्यू फेस करना है, तो किन किन चीज़ों पर आपने फोकस किया? ये वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जो अभी प्रिपरेशन कर रहा होगा, जिसको जाना है। या आपने जो स्टोरीज़ बनाई, क्या आप सोचते थे स्टोरी बनाते समय, अपने लाइफ को कैसे रिलेट करते थे? या हम अगर जीटीओ ग्राउंड की बात करते हैं कि जब आप जीटीओ टेस्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें इंडोर आउटडोर दोनों है। इंडोर में आपका नॉलेज देखा जा रहा है कि कितना बढ़िया आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितना बढ़िया आप अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, कितने अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी बात को रख रहे हैं डिस्कशन में। या जीपीई देख लीजिए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो आपकी होती है, उसमें आपके आइडियाज़ कितने बढ़िया आ रहे हैं, क्या करोगे, कितने मिनट में करोगे, कौन कौन से रिसोर्सेज का आपने बेहतर इस्तेमाल किया है। या जब आप आउटडोर जाते हैं तो वहाँ फिर से एक बार चैलेंजिंग होता है, माइंड भी यूज हो रही है, स्टेमिना भी यूज हो रहा है, सोशल फैक्टर भी आ रहा है। तो ये कैसे आपने बैलेंस किया? एक एक के बाद अगर आप इसको बताएंगे कि आप डेली क्या करते थे, तो उन बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाला है जो भी अपकमिंग एसएसबी के लिए जाने वाले हैं। सर मैं तो ये बताना चाहूँगा सर कि अगर आपको एसएसबी में सफलता पानी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को समझें, उसमें क्लैरिटी लेकर के आएँ कि आप आगे क्या करने वाले हैं, इस समय क्या कर रहे हैं और पहले आपने क्या किया। जो बीत गया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आगे जो आने वाला है 1 साल 2 साल उसमें आप क्या करेंगे और उसको करने के लिए आप आज क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे चल करके एक अच्छे प्लानिंग के तौर पे आपके लिए साबित आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सर कि आप अगर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, उससे बेहतर और चीज़ ही नहीं है कोई एसएसबी के लिए। अगर आप अच्छे ह्यूमन हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप माँ बाप की बात मानते हैं, फ्रेंड्स को जब कभी आपकी ज़रूरत पड़ती है आप हमेशा उनके लिए खड़े होते हैं, कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है आप निश्चित तौर पे एकदम अनकंडीशनल उनको हेल्प देते हैं, अपने ऊपर अपने करियर के ऊपर फोकस रखते हैं, जो कि इस समय हर एक बच्चे को करना चाहिए, यही लाइफ का वो फेजेस होते हैं। तो सर अगर ये सब चीज़ों का आपके पास एक मिश्रण है तो सर एसएसबी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बस अब आपको आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं, आपको बस उनको प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के लिए सर आपको चाहिए एक मेंटोरशिप अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर यही कुछ चीज़ें हैं सर जिसकी वजह से तीनों टास्क में आपको सफलता मिल सकती है सर। बिल्कुल आपने वो बात बोली है जिसकी वजह से एसएसबी तो है ही है, जहाँ पर आपका रिकमेंडेशन होता है, जो आपने लक्ष्य देखा है। एक अच्छा इंसान जो आपने कहा कि किस तरीके से आपका नेचर है, डेली रूटीन क्या है, क्या आप दोस्त की मदद करते हैं, क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं, क्या पेरेंट्स को समझते हैं, क्या उनकी कद्र करते हैं, और अगर एक अच्छे इंसान नहीं है तो एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो आप सीधी सी बात है पढ़ाई भी करेंगे, सीधी सी बात है आप पेरेंट्स का भी बात मानेंगे, दोस्तों के साथ भी अच्छे रहेंगे, और अंदर से कभी वो भावना नहीं आएगी जो मुझे लगता है कि एक गलत दिशा में लेकर जाती है। एक कैलकुलेटिव अप्रोच लेकर आप चलेंगे आगे कि ये राइट है भाई, इसको हमें फॉलो करना है, और शायद वो आपने किया हो अपनी लाइफ में। जो यूथ अभी जा रहे होंगे एसएसबी देने के लिए, क्या उनको आप टिप्स देना चाहेंगे? कुछ ऐसी बातें जो वो फॉलो करें डेली लाइफ में। एक और भी लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ बैकग्राउंड का, तो एसएसबी में नहीं जा सकता हूँ। क्या आपके सामने ऐसा हुआ कि भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं थे फिर भी वो इम्प्रूव करके सेलेक्ट हो गए? बिल्कुल सर, लाइफ में हर चीज़ इम्प्रूव करी जा सकती है सर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो बहुत छोटी सी चीज़ है एसएसबी में सर। और सर इसको मेरे साथ ही, जैसे कि आपने बताया सर, मेरे साथ बहुत से बंदे ऐसे थे, बहुत से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे जो
साथ में रिकमेंड हुए और उनका हिंदी बैकग्राउंड था, तो बस उनमें एक यही अंतर रहा कि उन्होंने उस वीकनेसेस को अपने समझा और दिन ब दिन उस पर एफर्ट्स डाले और आने वाली उनकी जो एसएसबी थी, जो भी उनका आगे का चेक पॉइंट था, उससे पहले अपने आप को बहुत बहुत बेहतर बना लिया। तो सर वो तो है ही है कि आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप वो चीज़ सीख पाओगे। और इंग्लिश सीखना सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो क्योंकि मैं भी सर एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से तो हूँ, बट सर स्कूल्स का यही रहता है कि आप बात तो हिंदी में ही करते हैं। तो सर मैंने भी वो सब चीज़ों पे एफर्ट्स डाले, हालांकि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी हिंदी मीडियम बच्चे को होती है, पर सर तब भी मैंने भी एफर्ट्स डाले। तो मतलब आपको डालने हैं, पर मुझसे थोड़े से ज़्यादा डालने हैं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, पर आपको डालने हैं क्योंकि मैंने भी डाले। तो वही मैं मतलब है सर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर नहीं होता है कि आप हिंदी मीडियम के, आप इंग्लिश मीडियम के, आपको एफर्ट्स डालने होते हैं सर। मैं बच्चों को ये बात बताता भी रहता हूँ कि भाई अगर बहुत सारे बच्चे कई बार नर्वस होकर आते हैं कि सर नहीं मैं तो हिंदी मीडियम का, वो डरा रहा है, वो कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा, वो एसएसबी फेल हो रहा है, मैं कैसे पास होगा। तो मैं उसको एक ही एग्जांपल देता हूँ, बेटा अगर इंग्लिश बोलने से सिलेक्शन होता तो यूपी और बिहार की ज़्यादा संख्या नहीं होती फौज में, फिर साउथ की ही होती। और आप देखिए फौज में सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग हैं। आपका वे क्या है रिप्रेजेंट, जो थॉट्स अंदर चल रहे हैं वो क्या है, वो तो कम्युनिकेशन एक है, इंग्लिश या हिंदी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बात को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जो अंदर है वो कैसा है। तो बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा फिर से आपको, और आपने बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत कम समय में अगर कहा जाए बिल्कुल कैलकुलेटिव टाइम में आपने अचीव कर ली है, और बिल्कुल आप जस्ट ट्रेनिंग को जाने वाले हैं। तो मैं ये जानना थोड़ा चाहूँगा कैसा अभी लग रहा है, किस तरीके से एक ड्रीम आदमी देखता है, फिर ड्रीम पूरा हो जाता है, फिर क्या फीलिंग आती है, अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर कि इतने साल पहले का सर, जो इतने सालों से मैंने लक्ष्य अपना सोचा था, जो ड्रीम था सर, वो सर धीरे धीरे मैं उसके इतने करीब आ गया, और आज तो सर वो पूरा हो ही गया, बस अब जॉइनिंग लेटर मेरा आने वाला है। तो सर यही था कि सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और जब आपकी सालों की मेहनत एक ही दिन में सफल हो जाती है तो सर आपको फील होता है, आपको लगता है कि आपने पुराने जो आपने डिसीजंस लिए अपने लाइफ में, तो वो सर सही साबित हो जाते हैं उसी दिन के लिए। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात कही ध्रुव ने, और बस इस इंटरव्यू को थोड़ा सा मैं आपके सामने कंक्लूड करना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक सफल और एक असफल व्यक्ति में दूरी होती है या अंतर होता है। इस इंटरव्यू से आप सीख सकते हो कि कोई भी चीज़ लाइफ में असंभव बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान रखिए एक चीज़ और, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, मेंटोरशिप वहीं तक आपको मदद करती है जहाँ से आप उठना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये जो मैं कहना चाहता हूँ इसको समझने की कोशिश करिए। आपके अंदर कुछ होना चाहिए पहले, काबिलियत मेहनत करने की, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये गट्स होना चाहिए, यार मैं कर ले जाऊँगा, मैं अपने डाउट्स को निकालूंगा, बाहर पूछूंगा। हम लोग तो सभी के लिए, या जैसे ध्रुव ने बताया कमांडेंट योगेश दत्ता सर का नाम लिया, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी बच्चे नहीं पास होते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जो डेली रूटीन है वो डेली रूटीन कैसे चल रही है, उस पर अगर आप काम करेंगे। और फिर मेंटोरशिप तो भाई बहुत अहम होती है, वो आपको वो बात बताती है कि भाई ये देखिए बॉर्डर लाइन है, ये करना है और ये नहीं करना है। अपनी लाइफ को इस तरीके से लेकर चलोगे, थॉट्स को ऐसे स्टोरी में डालोगे, या इंटरव्यू के लिए ऐसी तैयारी करोगे, ये आंसर करोगे, या जीटीओ के समय में परफॉर्मेंस में ऐसा ऐसा करोगे, वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होंगी, आप उस पर एफर्ट्स डाल रहे होंगे। तो खूब कस के मेहनत करो यार। और इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों में ये बात आने वाली है अंदर से कि नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने पहले प्रयास में करना है, क्यों दूसरा, क्यों तीसरा, क्यों चौथा। अगर आप डिजर्व करते हो तो उनको नाम क्या है भाई, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, रिजेक्शन बोर्ड थोड़ी ना है। वो सेलेक्ट करने के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जब कुछ मिलेगा तभी तो सेलेक्ट करेंगे। नेशन की जिम्मेदारी आप पर होगी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरा देश आपके एक डिसीजन पर कई बार डिपेंड करता है। तो भाई आपके अंदर तो कुछ होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो नेशन को प्राउड फील करा पाए उस समय जब पूरा विश्व आपके ऊपर कह लीजिए कि देख रहा हो, आपकी तरफ देख रहा हो। तो बस सिंपल सी बात है यार, अच्छा इंसान बनिए, खूब मेहनत करिए, ईमानदार बनिए। अगर इतना आप कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में हमेशा टॉप पर रहेंगे। बहुत ढेर सारी मैं बधाई देता हूँ, और इन ढेरों बच्चों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में सबसे उज्जवल
भविष्य वाला जो ऑफिसर होता है सबसे उच्चतम शिखर तक पहुंचता है, वहां तक आप पहुंचे, ये हमारी कामना है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इंडियाज #1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर NDA, CDS, SSB. Call 708-1011-964. वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ।